मैं डॉक्टर संजीव चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, सतीश चंद्र कॉलेज बलिया। अपने ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस अध्ययन में सांख्यिकी के अंतर्गत सहसंबंध की चर्चा करेंगे, सहसंबंध का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत सहसंबंध क्या है इसको जानेंगे। उसके बाद भूगोल में सहसंबंध का क्या महत्व है इस पर चर्चा करेंगे। फिर सहसंबंध की दिशा, परिमाण और प्रकार पर अध्ययन करेंगे। इस संदर्भ में सबसे पहले सहसंबंध के अंतर्गत सहसंबंध को परिभाषित करते हुए यह कहा जा सकता है कि सहसंबंध अर्थात कोरिलेशन दो या दो से अधिक चरों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन है। यह न सिर्फ दो या दो से अधिक चरों के मध्य पाए जाने वाले संबंध की बल्कि संबंध की दिशा और संबंध के परिमाण की भी माप करता है। सहसंबंध के अंतर्गत हम दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध की गणना करते हैं कि इन चरों के मध्य किसी प्रकार का संबंध है अथवा नहीं है। और इसकी चर्चा के लिए हम लोग सहसंबंध दिशा और सहसंबंध परिमाण की जांच करते हैं। सहसंबंध दिशा का तात्पर्य दो चरों के मध्य पाए जाने वाले संबंध अगर एक ही दिशा में है, अर्थात एक चर के बढ़ने पर दूसरे चर के मान में भी उसी तरीके का बदलाव होता है, एक दिशा में परिवर्तन होता है, तो उसे हम समान दिशा परिवर्तन के नाम से, और जब दो चरों के मध्य परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है, अर्थात एक के मान के बढ़ने पर दूसरे का मान जब घटने लगता है, तो उसे असमान दिशा परिवर्तन के नाम से जानते हैं। परिमाण के अंतर्गत सहसंबंध की क्वांटिटी का अध्ययन करते हैं, जिसके लिए हम सहसंबंध गुणांक निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के आधार पर हम दो या दो से अधिक चरों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों की मात्रा का अध्ययन करते हैं, क्वांटिटी का अध्ययन करते हैं। यह जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी का हम अध्ययन उसके सापेक्षिक और शाब्दिक रूप से भी व्याख्या हेतु करते हैं। दो चरों के मध्य पाए जाने वाला संबंध जब एक समान दिशा में होता है तो उसे धनात्मक सहसंबंध, पॉजिटिव कोरिलेशन के नाम से जाना जाता है, और जब संबंध विपरीत दिशा में होता है, अर्थात एक चर के मान के बढ़ने पर दूसरे चर के मान में ह्रास होने लगता है, जिसे असमान दिशा परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, उसे हम
निगेटिव कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से सहसंबंध दो तरीके का होता है, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। धनात्मक सहसंबंध या ऋणात्मक सहसंबंध के परिमाण के आधार पर, उसकी क्वांटिटी के आधार पर सहसंबंध की व्याख्या के लिए हम कुछ मानकों का निर्धारण करते हैं। जैसे जब दोनों चरों के मध्य पाए जाने वाली क्वांटिटी की मात्रा अर्थात सहसंबंध गुणांक 1 होता है तो उसे हम पूर्ण सहसंबंध कहते हैं। अगर यह मान धन में है तो धनात्मक या पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं, और यदि माइनस में है तो निगेटिव कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। जब यह सहसंबंध गुणांक की मात्रा 1 से कम होती है लेकिन यह 0.75 से अधिक होती है तो इसे हम उच्च सहसंबंध के नाम से संबोधित करते हैं, और जब यह धनात्मक होता है तो उसे धनात्मक उच्च सहसंबंध, और जब ऋणात्मक होता है तो उसे हम ऋणात्मक उच्च सहसंबंध के नाम से संबोधित करते हैं। इसी प्रकार जब सहसंबंध गुणांक की मात्रा 0.75 से कम लेकिन 0.25 से अधिक होती है तो उसे हम मध्यम संबंध के नाम से संबोधित करते हैं, और जब यह प्लस में होता है तो उसे हम धनात्मक मध्यम सहसंबंध, और जब माइनस में होता है तो ऋणात्मक मध्यम सहसंबंध के नाम से संबोधित करते हैं। जब सहसंबंध गुणांक का मान 0.25 से कम होता है लेकिन 1 से ऊपर रहता है, 0 से ऊपर रहता है, तो उसे हम निम्न सहसंबंध के नाम से संबोधित करते हैं। यह भी जब धनात्मक होता है तो धनात्मक निम्न सहसंबंध, और ऋणात्मक होने पर ऋणात्मक निम्न सहसंबंध के नाम से संबोधित करते हैं। सहसंबंध गुणांक का मान जब 0 हो जाता है तो उसे हम सहसंबंध का अभाव मानते हैं, अर्थात जब सहसंबंध गुणांक का मान 0 है तो हम कहते हैं कि दोनों चरों के मध्य किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस तरह से सहसंबंध परिमाण के आधार पर हम सहसंबंध के मात्राओं का परिमाण की व्याख्या करते हैं। इस तरीके से सहसंबंध की दिशा और परिमाण को देखने के बाद हम सहसंबंध के प्रकार को देखते हैं कि सहसंबंध कितने तरीके का होता है। सहसंबंध प्रकार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सहसंबंध को हम विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत करते हैं। पहला आधार सहसंबंध की दिशा है, अर्थात सहसंबंध के मान में परिवर्तन अगर समान दिशा में होता है तो उसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन, और जब असमान रूप से विपरीत दिशा में होता है तो उसे हम निगेटिव कोरिलेशन, ऋणात्मक सहसंबंध के नाम से संबोधित करते हैं। उदाहरण के लिए जब धनात्मक सहसंबंध की बात आती है तो हम वर्षा और वन के उत्पादन को देखते हैं। वर्षा और वन के उत्पादन में अगर आप देखें तो जैसे जैसे वर्षा का मान बढ़ता है ठीक उसी क्रम में वनस्पतियों के उत्पादन में भी वृद्धि होती है, वनों के उत्पादन में वृद्धि होती है। इसी प्रकार से कृषि में उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है
और कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, तो उर्वरकों का और कृषि उत्पादन का एक धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। अर्थात जैसे जैसे उर्वरकों का प्रयोग बढ़ता है, कृषि का उत्पादन भी बढ़ता है। इसी प्रकार से आय और खर्च को देखें। अगर हम आय और खर्च को देखें तो जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसके खर्च में भी वृद्धि होती है। अर्थात आय और खर्च में पॉजिटिव कोरिलेशन है, धनात्मक सहसंबंध है। अगर ऋणात्मक सहसंबंध को देखें, ऋणात्मक सहसंबंध के अंतर्गत एक चर के मान के बढ़ने पर दूसरे चर के मान में कमी आती है। उदाहरण के लिए वर्षा और तापमान को देखा जाए। अगर हम वर्षा के आंकड़े को देखते हैं तो वर्षा जैसे जैसे बढ़ती है, किसी स्थान के तापक्रम में उसी अनुपात में कमी आती है। इसलिए वर्षा और तापमान के बीच जो संबंध है वो ऋणात्मक सहसंबंध के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से तापमान और वायुदाब के बीच का संबंध भी ऋणात्मक सहसंबंध का उदाहरण है, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वायुदाब वैसे वैसे गिरता है। तापमान के बढ़ने पर वायुदाब के गिरने की जो दर है, उस दर के अनुसार एक के मान के बढ़ने पर दूसरे के मान में कमी आती है। इसे हम ऋणात्मक सहसंबंध के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार का सहसंबंध उत्पादन और कीमत में देखने को मिलता है। जैसे जैसे किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ता है उसकी कीमत भी घटने लगती है। इसी तरह से किसी वस्तु के मांग और उसकी कीमत में देखने को मिलता है। जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत गिरने लगती है। जैसे जैसे मांग उसकी बढ़ती है वैसे वैसे कीमत गिरने लगती है। दूसरा आधार बनता है चरों की संख्या के आधार पर। अर्थात जब हम सहसंबंध का अध्ययन इस आधार पर करते हैं कि उसमें कितने तरह के चर शामिल हैं, इस दृष्टि से देखें तो यह सहसंबंध तीन तरीके का होता है। एक सरल सहसंबंध, दूसरा बहुगुणी सहसंबंध और तीसरा आंशिक सहसंबंध। सरल या सिंपल कोरिलेशन जो होता है वह दो चरों के मध्य होता है। जब हम दो चरों के मध्य संबंधों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम सरल सहसंबंध के नाम से संबोधित करते हैं। उदाहरण के लिए जनसंख्या और रोजगार। जनसंख्या और रोजगार दो ही फैक्टर हैं, इसलिए चूंकि इस अध्ययन में दो ही चरों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे हम दो चर या सरल सहसंबंध के नाम से संबोधित करते हैं। आगे है बहुगुणी सहसंबंध, मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन में एक कारण होता है और कई उसके प्रभाव होते हैं। जब एक प्रभाव या एक कारण होता है और कई उसके कारण और प्रभाव होते हैं तो एक साथ कई चरों का जब हम अध्ययन करते हैं तो कई चरों के आधार पर निकाले गए परिणाम को या उस तरह के संबंध को हम बहुगुणी सहसंबंध के नाम से संबोधित करते हैं। इसमें दो या दो से अधिक चर शामिल होते हैं। जैसे फसल के उत्पादन पर उर्वरक, सिंचाई और बीज का प्रभाव होता है। तो जब हम फसल के उत्पादन पर उर्वरक का प्रभाव, सिंचाई का प्रभाव या बीज के प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो उस सहसंबंध को हम बहुगुणी सहसंबंध के नाम से संबोधित करते हैं। तीसरा इसका रूप होता है आंशिक सहसंबंध। आंशिक सहसंबंध के अंतर्गत हम जब किसी अध्ययन में दो या दो से अधिक चर हों लेकिन हम
अध्ययन के लिए केवल 2 ही चरों का इस्तेमाल करें, बाकी चरों को छोड़ दें, मतलब आंशिक चर का ही उपयोग करके जब हम सहसंबंध की गणना करते हैं तो उसे आंशिक सहसंबंध के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे बाढ़ का कारण कई हो सकता है, वर्षा हो सकती है, वन विनाश हो सकता है, या नवीन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत डैम का निर्माण हो सकता है। लेकिन जब हम बाढ़ के अध्ययन में बाढ़ के कारण के रूप में हम केवल बाढ़ के और वर्षा का 2 ही चरों का इस्तेमाल करें, या बाढ़ या वन विनाश का अध्ययन में शामिल करें, या फिर बाढ़ और बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को ही केवल शामिल करें, किसी 2 चर को ही शामिल करें, तो उसे हम आंशिक सहसंबंध के नाम से जानते हैं। इस तरीके से दिशा के आधार पर 2 तरीके के पॉजिटिव और निगेटिव कोरिलेशन होते हैं, और चरों की संख्या के आधार पर 3 तरह के सिंपल, मल्टीपल और पार्शियल सहसंबंध कोरिलेशन होते हैं। तीसरा आधार है कोरिलेशन के विभाजन का, कि कोरिलेशन में शामिल जो चर है उन चरों के अनुपात में किस तरीके का परिवर्तन हो रहा है। अगर परिवर्तन रेखीय है, अर्थात दोनों चरों में परिवर्तन एक रेखा के सहारे हो रहा है, अर्थात पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो उसे हम रेखीय या लीनियर कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। जैसे वर्षा और फसल के उत्पादन को देखें तो वर्षा जैसे जैसे बढ़ती है, फसल का उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है, अर्थात दोनों चरों में परिवर्तन एक रेखा के सहारे सीधे होता है। इसे हम लीनियर कोरिलेशन के नाम से संबोधित करते हैं। इसी प्रकार का सहसंबंध मांग और आपूर्ति में देखने को मिलता है। जैसे जैसे मांग बढ़ती है, आपूर्ति भी उसी अनुपात में बढ़ने लगती है। इस तरीके से इन दोनों चरों के आधार पर हम लीनियर या रेखीय सहसंबंध का अध्ययन देखते हैं। इसके अंतर्गत दूसरा संबंध होता है वक्र रेखीय संबंध, जिसे कर्वीलीनियर के नाम से जाना जाता है, कर्वीलीनियर कोरिलेशन के नाम से जाना जाता है। कर्वीलीनियर कोरिलेशन में चरों में परिवर्तन कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, अर्थात असमान गति से परिवर्तन होता है। कभी एक का मान बढ़ जाता है तो दूसरे का घट जाता है, दूसरे का घट जाता है तो दूसरे का बढ़ जाता है। इस तरीके से असमान रूप से जब चरों में परिवर्तन होता है तो उसे हम कर्वीलीनियर कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आप लोगों के सामने हमने सहसंबंध और सहसंबंध के प्रकार की व्याख्या की। इसमें देखेंगे तो पिक्चर के अंतर्गत आप लोगों को दिखाया गया है कि किस तरीके से सहसंबंध होता है। जैसे पॉजिटिव कोरिलेशन में एक्स और वाई चर के सहारे सीधी रेखा बन रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो इसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। जब एक्स वाई रेखा के सहारे नीचे की तरफ बढ़ने लगते हैं तो उसे हम ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए तो रेखीय सहसंबंध में एक सीधी रेखा के सहारे हम बढ़ रहे हैं तो रेखीय सहसंबंध, और कर्वीलीनियर में हम जो रेखा बन रही है वह टेढ़ी मेढ़ी बन रही है। इस तरीके से हम देखते हैं कि इन चरों के मध्य पाए जाने वाला संबंध जो है भिन्न भिन्न तरीके का होता है, और भिन्न भिन्न आधारों पर हम सहसंबंध के प्रकार का निर्धारण करते हैं। अब हम भूगोल के विद्यार्थियों के लिए सांख्यिकी में कोरिलेशन का क्या महत्व है, इस पर चर्चा करेंगे। भूगोल अंतर संबंधों का विज्ञान है। जैसा कि हैटनर ने बताया है कि भूगोल अंतर संबंधों का विज्ञान है। इसी प्रकार से अगर ब्रिटिश भूगोल परिषद या अमेरिकी भूगोल परिषद को देखें तो उन्होंने भी भूगोल को एक अंतर संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। अर्थात भूगोल 2
या दो से अधिक क्षरों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों का विश्लेषण, व्याख्या करता है। इस प्रकार से भूगोल के विद्यार्थियों के लिए सांख्यिकी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि भूगोल के तथ्य जैसे जलवायु के तत्व हुए, जैसे कृषि के तत्व हुए, पर्यावरण के तत्व हुए, इसी प्रकार से जनसंख्या के तत्व हुए, नगरीकरण के तत्व हुए, आर्थिक हुए, सामाजिक हुए या फिर व्यवसायिक तथ्य हुए, सभी तरह के तत्वों के बीच संबंध पाया जाता है और उन संबंधों का विश्लेषण करना, उन संबंधों की व्याख्या करना भूगोल के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अंग होता है, महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से हम देखें तो भूगोल के लोगों के लिए सांख्यिकी के अंतर्गत सहसंबंध का विश्लेषण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः भूगोल के विद्यार्थियों को सांख्यिकी का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। धन्यवाद।